नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम यूनिट 2 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने भारतीय इतिहास को पढ़ा था। और अभी यूनिट 10 जिसमें आयोगों के बारे में बात की गई है, हम उसको लगातार पढ़ रहे हैं। अभी तक हम बहुत से आयोगों को कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम एक नए आयोग की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अभियान को आप ज़रूर ज्वाइन करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल अनअकैडमी अभियान के साथ जुड़ते हैं, आप हमारी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे और जितनी भी लिंक दी गई है उनको भी एक्सेस करना पाएंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अभियान वाले टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज हमने पिन किया हुआ है, उस मैसेज को आप ध्यान से पढ़िए तो वहां आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं मुख्य परीक्षा के लिए एमपीपीएससी पर लाइव पढ़ा रहा हूं और एमपीपीएससी 2020 के नए पैटर्न के लिए मेरे बहुत सारे जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, ये वो सारे विषय हैं जो मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। दोस्तों 2021 में इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे राइटिंग, इंडियन इकोनॉमी, केस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये टॉपिक हम कवर करेंगे 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले। याद रखें 16 अप्रैल से प्लस पर मेरी क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तब तक आप ये पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद 16 अप्रैल से हम दोबारा से प्लस पर अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जेन्युइन इंग्लिश का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं, ट्रांसलेटेड इंग्लिश नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक और बात बता दूं कि ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मेरे कोर्स देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि एमपीपीएससी पर जितने टीचर हैं सबके कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी के नोट्स और वर्चस्व नाम की जो बाय मंथली मैगजीन हम लॉन्च करते हैं वो भी आपको मिल पाएगी दोस्तों अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन के साथ। एक दो बातें कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एमपीपीएससी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट कीजिए। गोल सिलेक्ट करने के बाद 1 साल की जो फीस है वो 8,800 रुपये है, 2 साल की फीस 12,800 रुपये है। लेकिन अगर यहाँ पर आप मेरा कोड SG लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 2 साल का कोर्स, दोस्त 2 साल का कोर्स आपको 11,500 रुपये में मिलेगा। याद रखिएगा इसमें ना सिर्फ आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, बल्कि एमपीपीएससी पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। सो प्लीज़ रिमेंबर माय कोड SG लाइव। चाहे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और चाहे आप किसी भी स्पेशल क्लास को देखें। दोस्तों प्लीज़ मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर आपके लिए। आई विश कि आप मेरे रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे और साथ ही साथ स्पेशल क्लास देखने के लिए भी आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि यही मेरी मेहनत का एक छोटा सा फल होगा। तो चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इससे पहले आपको पता होगा कि हम 6 आयोगों को पढ़ चुके हैं, जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, कैग और नीति आयोग को हम डिस्कस कर चुके हैं। आई रियली होप कि सारे लेक्चर्स को आपने देखा होगा और पीडीएफ को पढ़ा होगा, और पीडीएफ में ही मैंने एमसीक्यू भी दिए हुए हैं, तो उन एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस आपने
कर ली होगी। ठीक है, तो इसी क्रम में अब हमारा 7वां लेक्चर ये है दोस्तों, और इस टॉपिक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात यही आपको क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुआ है, पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा हुआ है। और हमने शुरू में यह बात पढ़ी थी कि 3 प्रकार के निकाय होते हैं, 3 प्रकार की बॉडी होती है। एक वो जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। एक वो जिनका निर्माण संसद ने अधिनियम के द्वारा किया है, एक्ट के द्वारा किया है, स्टेटस के द्वारा किया है, तो उनको सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। और तीसरे वो जो मंत्रिमंडल के आदेश के द्वारा बनते हैं, उन्हें कार्यकारी निकाय या एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जा रहा है। तो आप देखिए यहां पर कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा किया गया है। चूंकि इसका निर्माण संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो यह एक सांविधिक निकाय होगा दोस्तों, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। तो पहला प्रश्न यहां से बन के आएगा कि मानव अधिकार आयोग की प्रकृति क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन। तो आप आंसर करेंगे कि यह सांविधिक निकाय है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलिए अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सर हम क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में? थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बीच में ब्रेक भी ले लेंगे और टॉपिक को कवर। तो इस टॉपिक को कुल 6 आयामों में हम कवर करेंगे, 6 डायमेंशन में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे, बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्माण हुआ। फिर हम इसके सामान्य जानकारी को डिस्कस करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन, पहले अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहां पर है, किस धारा से इसका निर्माण होता है। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रमुख धाराओं की बात करेंगे, मेजर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। याद रखिए आपको पूरी धाराएं याद नहीं करनी है, यहां पर मैं धारा सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बताता हूं, आप बस बेसिक चीजों को याद रखें कि इसका संरचना क्या है और गठन किस प्रकार से हो रहा है। फिर चौथे नंबर पर कुछ अन्य तथ्यों की बात करेंगे, कुछ बेसिक फैक्ट रह जाएंगे जो बचे हुए हैं, वो हम अन्य तथ्य में लिख देंगे। 5वें नंबर पर राज्य मानव अधिकार आयोग बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। याद रखिए हमारे सिलेबस में तो नहीं दिया गया है, लेकिन चूंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत ब्रीफ में 5 मिनट में इसकी ब्रीफिंग करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और 6वें नंबर पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की बात करेंगे, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन की बात करेंगे। यह भी बहुत ब्रीफ में 5 मिनट में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं और बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की बात करते हैं। चलिए इसके बैकग्राउंड को जरा डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले यह समझें कि यहां पर एक शब्द है मानव अधिकार। 2 मिनट पहले बेसिक चीजों को समझ लीजिए। मानव अधिकार, इंग्लिश में इसे कहा जाता है ह्यूमन राइट, ये एक शब्द है। और दूसरा शब्द होता है फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट जिसे हम कहते हैं मूल अधिकार, और कुछ लोग इसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, पहले दोनों में अंतर समझते हैं कि आखिर मानव अधिकार का मतलब क्या होता है और मूल अधिकार का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, मानव अधिकार का बड़ा सीधा सा मतलब है, मानव अधिकार ऐसे अधिकारों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। ठीक है, ह्यूमन राइट ऐसे सभी राइट्स को कहा जाता है जो एक इंडिविजुअल को ह्यूमन होने के चूंकि वो ह्यूमन है इस कारण से उसको मिले हुए हैं। सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा और क्लियर कीजिए। आइए इसका मतलब क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं एक इंसान हूं, तो जैसे ही मेरा जन्म एक इंसान के रूप में हुआ है तो मुझे बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे। जैसे मुझे सांस लेने का अधिकार मिलेगा, मुझे ब्रीदिंग का राइट मिल जाएगा, मुझे पानी पीने का अधिकार मिल जाएगा, वाटर का राइट मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा मुझे भोजन का अधिकार भी मिलेगा, फूड मैं खाना खा सकता हूं, इस चीज का अधिकार मिलेगा। अपने जीवन को जीने का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार होता है।
टू राइट टू लिव, ये अधिकार भी मुझे मिलेगा। तो ये वो सारे अधिकार हैं जो मुझे किसी देश से नहीं मांगने पड़ेंगे, जो मुझे किसी सरकार से नहीं मांगने पड़ेंगे। चूंकि मैं एक इंसान हूं, मेरा जन्म इंसान की प्रजाति के रूप में हुआ है, तो वो सारे अधिकार मुझे ऑटोमेटिकली ही मिल जाएंगे। तो ऐसे सभी अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है, ह्यूमन राइट कहा जाता है। ठीक है सर, तो फिर फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार का मतलब क्या होता है? मेरे दोस्त, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, ऐसे राइट होते हैं जो मानव के विकास हेतु आवश्यक है। सर, मानव के विकास के लिए तो मानव अधिकार भी जरूरी है, तो अंतर क्या है? अच्छा प्रश्न। देखो यहां पर अंतर यह है कि मानव अधिकारों को कभी भी संविधान में जगह नहीं दी जाती, पूरे के पूरे मानव अधिकारों को, लेकिन मूल अधिकार ऐसे अधिकार कहलाते हैं जो किसी देश, शब्द ध्यान से सुनना, जो किसी देश की सर्वोच्च विधि, जो किसी देश की सर्वोच्च विधि के द्वारा संरक्षित होते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। मतलब यह हुआ दोस्तों कि अगर किसी चीज को हम मूल अधिकार कह रहे हैं, तो जिस भी देश में वो मूल अधिकार लागू हैं, वह उस देश की सर्वोच्च विधि के द्वारा संरक्षित होंगे, वहां के हाईएस्ट लॉ के द्वारा वो प्रोटेक्टेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, भारत के मूल अधिकार, तो भारत में सर्वोच्च कौन है दोस्तों? तो भारत में सर्वोच्च है संविधान। इंडिया में हाईएस्ट लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारे लॉ और रेगुलेशन आते हैं। तो भारत का सर्वोच्च कानून भारत का संविधान है, और हमारे प्यारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, फंडामेंटल राइट को डिस्क्राइब किया गया है। तो बस यही अंतर होता है मूल अधिकार और मानव अधिकार में। तो एक चीज यहां पर खुद कंक्लूड करके निकालना कि मानव अधिकारों का आयाम ज्यादा बड़ा है या फिर मूल अधिकारों का आयाम ज्यादा बड़ा है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम के रूप में बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, ये होंगे ह्यूमन राइट और इसके अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मानव अधिकारों में बहुत सारी चीजें आती हैं दोस्तों, लेकिन कभी भी फंडामेंटल राइट इतनी सारी चीजों को कवर नहीं करता। वो अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं, लेकिन मानव अधिकार पूरी दुनिया के लिए सार्वभौमिक हैं, पूरी दुनिया के लिए यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो एक बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि मानव अधिकार का मतलब क्या है। तो ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, जो एक इंडिविजुअल को ह्यूमन के नाते मिले हैं। ठीक है सर, लेकिन सर ये बताओ, ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर टॉपिक है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कैसे बना? ठीक है, ये भी सुन लो। तो सबसे पहले तो हमें परिभाषा क्लियर हो गई, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हुआ ये कि 1900 के बाद पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट के बारे में बात होना शुरू हो गई। अलग अलग जो थिंकर्स थे, अलग अलग जो फिलोसोफर थे, उन्होंने मौलिक मानव अधिकारों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। इसी बीच में दो बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। एक घटना 1914 से 1918-19 के बीच होती है, और दूसरी घटना 38 से 45 के बीच होती है। इसे हम वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं, और इसे हम वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। ये वो दो घटनाएं हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में ह्यूमैनिटी को नेगेटिवली अफेक्ट किया, मानवता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, और इस पूरे के पूरे दो जो बड़े युद्ध हुए, इन दो बड़े युद्धों में मानव अधिकार वो चीज थी जिसका सबसे ज्यादा हनन किया गया, जिसका सबसे ज्यादा वायलेशन किया गया। कई जगह पर आपने देखा जनसंहार कर दिया जा रहा है, होमिसाइड कर दिया जा रहा है, हर जगह लोगों को मारा जा रहा है, उनके बेसिक राइट्स को छीन लिया गया। पूरी दुनिया में हर प्रकार के मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, और यहां से ह्यूमन राइट की बात होना और भी तेज हो गया।
इसी बीच में क्या होता है दोस्तों कि 1940 के बाद आप जानते हैं 45-46 के आसपास, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का गठन किया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र का काम यही होता है कि पूरी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो भी समस्याएं आई हैं उन्हें ठीक करना और पूरे देशों को एक मंच प्रदान करना ताकि दोबारा ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो पाए। यूनाइटेड नेशन बन गया, सही तरीके से यूनाइटेड नेशन काम करने लगा। फिर यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहला जो बड़ा काम किया दोस्तों 10 दिसंबर 1948, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई और एक 48 अनुच्छेदों वाला 48 आर्टिकल वाला एक पूरा का पूरा डिक्लेरेशन रखा गया, घोषणा पत्र रखा गया और दुनिया में देशों से कहा गया कि वो इन मानव अधिकारों को अपने देश में लागू करें और अपने लोगों को इन अधिकारों को जरूर प्रदान करें। ये बात 10 दिसंबर 1948 को कही गई। तो सवाल पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की? यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कब किया? तो मेरे दोस्त आंसर देना 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948। अब आप देख लो कि 10 दिसंबर एक बड़ी महत्वपूर्ण डेट हो गई है। 10 दिसंबर को हम घोषणा कर दे रहे हैं मानव अधिकारों की। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने यह फैसला लिया कि 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। तो यहां से एक और प्रश्न निकल करके आ गया कि अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर देंगे 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है सर, लेकिन अभी हमें कहां पहुंचना है? हमें तो पहुंचना है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर। वहां ले चलो सर। ठीक है दोस्तों, वहां ले चलते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके। इसके बाद क्या हुआ? 1948 से बीच बीच में अलग अलग संधियां होती रहीं, अलग अलग बैठकें होती रहीं और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाया जाता रहा। पर जो डिसाइडिंग मूवमेंट आया वो आया दोस्तों 1991 में। 1991 में पेरिस में सभी देशों के लोग मिले और पेरिस में एक बार फिर से मानव अधिकारों की घोषणा की गई और कुछ नियम बनाए गए। इन नियमों को पेरिस डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है, हिंदी में पेरिस घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? पेरिस घोषणा पत्र या पेरिस डिक्लेरेशन के रूप में जाना जाता है। पेरिस डिक्लेरेशन में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो यह थी कि जितने भी दो लोग यूनाइटेड नेशन का हिस्सा हैं, जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं, उन्हें अपने यहाँ पर मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन की स्थापना करनी चाहिए। आ गए उसी टॉपिक पर कि भैया पेरिस डिक्लेरेशन में ये कह रहे हैं कि देशों को क्या करना चाहिए? अपने यहाँ मानव अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक ह्यूमन राइट कमीशन बनाना चाहिए, मानवाधिकार आयोग बनाना चाहिए। भारत भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य है। भारत ने इस बात को माना और अपने यहाँ मानव अधिकार, सबसे पहले क्या किया उसने? अपने यहाँ मानव अधिकार अधिनियम 1993 को पारित किया। ह्यूमन राइट एक्ट 1993 को पास किया। और दोस्तों अब जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजों को मैं यहां मिटा रहा हूं, अच्छे से देखना। 1993 में मानव अधिकार अधिनियम 1993 को पारित किया और इसके द्वारा 3 संस्थाओं की रचना की। कितनी ऑर्गेनाइजेशन? 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा बनाई गई। इसमें एक धारा 3 है दोस्तों, धारा 3।
इस अधिनियम की धारा 3 के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के रूप में हम जानते हैं। वहीं धारा 21 के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, बाद में मध्य प्रदेश में भी ह्यूमन राइट कमीशन बना, और धारा 30-31 के द्वारा दोस्तों मानव अधिकार न्यायालय को बनाया गया, ह्यूमन राइट कोर्ट को बनाया गया। हमारा टॉपिक क्या है? तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्या पता पड़ गया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा हुआ। सर कब हुआ ये और बता दो। ठीक है, तो इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। पहली बात। दूसरी चीज, मानव अधिकार अधिनियम भारत में क्यों आया? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में क्यों आया? पेरिस डिक्लेरेशन की वजह से आया। पेरिस डिक्लेरेशन की वजह से ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 सेक्शन 3 के द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा 12 अक्टूबर 1993 को। चूंकि मानव अधिकार आयोग का गठन एक अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो यह कैसा निकाय होगा? जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, यह एक सांविधिक निकाय होगा, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। आई विश बैकग्राउंड दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अब सामान्य परिचय की बात करते हैं। सर क्या पीडीएफ नहीं दोगे? अरे दोस्त पीडीएफ देंगे, सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, आराम से पढ़ लेना। मानव अधिकार 10 दिसंबर को अधिकार, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, पेरिस घोषणा पत्र, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा मानव अधिकार आयोग का गठन। ठीक, चलो सर पृष्ठभूमि तो हो गई, बैकग्राउंड तो हो गया। अब दूसरी पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय। बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सीधे सीधे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो आओ सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, जल्दी से रिवीजन करना है। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई। यहां पर ना छोटा सा एक प्रश्न पूछा था, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग, मतलब मैं भी हो गया था, इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रश्न पूछेगा कि मानव अधिकार आयोग का गठन कौन करता है? हु एस्टैब्लिश्ड या हु फॉर्म ह्यूमन राइट कमीशन? ऑप्शन में देगा पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या एटसेट्रा, कुछ भी दे देगा। तो वहां पर हमारा ध्यान राष्ट्रपति की ओर जाता है। याद रखना, मानव अधिकार आयोग का गठन हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य में यह गठन राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो यह चीज यहां पर याद रखने की है। हालांकि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पूरे के पूरे कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? तो वो करता है दोस्तों केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। पहली चीज। आधार क्या है? तो अभी हमने देखा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3, और चूंकि ये संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या होगा? तो यह एक सांविधिक निकाय है दोस्तों, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट का मतलब एक्ट होता है इंग्लिश में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? मानव अधिकार भवन, नई दिल्ली, ह्यूमन राइट बिल्डिंग, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब अगला प्रश्न, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके जो पहले चेयरमैन थे उनका नाम है जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान प्रमुख कौन है? इसके प्रेजेंट में चीफ कोई है? कोई नहीं दोस्तों। एच.एल. दत्तू साहब का रिटायरमेंट हुआ, और एच.एल. दत्तू साहब के जाने के बाद अब तक ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है, अब तक इस पोस्ट पर कोई भी नहीं आया है। तो अभी इस अपॉइंटमेंट होना बाकी है, कुछ ही समय के बाद इसकी अपॉइंटमेंट होगी। तो प्लीज ध्यान रखना खबरों का। अगर एमपीपीएससी से पहले अपॉइंटमेंट हो जाती है तो कृपया करके वो चीज इसमें ऐड कर लेना। अगली बात, सर इसके अब तक कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं? रंगनाथ मिश्रा, उनके बाद एम.एन. वेंकट, उनके बाद जस्टिस जे.एस. वर्मा, बड़े फेमस जज थे। इसके बाद ए.एस. आनंद,
फिर राजेंद्र बाबू, फिर केजी बालाकृष्णन और हाल ही में HL दत्तू इसके आखिरी अध्यक्ष थे। सर क्या पूरे नाम याद करना है? नहीं, सिर्फ नामों को पढ़ लेना है, क्योंकि कई बार MPPSC ऐसे ऊट पटांग सवाल पूछ लेती है कि ये बताओ इनमें से कौन अध्यक्ष नहीं रहा है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अव्यवहारिक कहूँगा, क्योंकि आपने 15-16 आयोग पढ़ने के लिए दिए हैं। हम 16 आयोगों के पूरे अध्यक्षों का नाम याद नहीं कर सकते, पर जस्ट एक बार रीड कर लो, अगर दिमाग में कुछ रह गया तो दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अब तक कोई भी महिला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। कोई भी विमेन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की चेयरमैन नहीं रही है। फातिमा बीबी एक सदस्य के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग से जुड़ी हुई थी, एक मेंबर के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़ी हुई थी। तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर क्या होगा? कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नहीं रहा है कोई भी महिला। ठीक है सर, ये हो गई सामान्य जानकारी। जरूरी बातें क्या क्या हैं? मुख्यालय नई दिल्ली में, पहले चेयरमैन रंगनाथ मिश्रा, और अभी कोई नहीं है, HL दत्तू के बाद से ये पोस्ट वैकेंट है। ये भी हो गया सर, सामान्य परिचय भी हो गया। अब हम आ रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। बहुत ध्यान से सुनना है। अगर कोई काम कर रहे हो सारी चीजें बाजू में रख दो, ठीक है। अगर मेरा वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप पे हाय बाबू शोना बाबू कर रहे हो, 2 मिनट के लिए शांति रखो दोस्तों, और इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस बाबू से, जिस बेटू से आप बात कर रहे हो, आपकी शादी जरूर होगी, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ने के बाद एग्जाम निकालोगे, रिश्ता लेकर के जब जाओगे तो हाँ कहने के ज्यादा चांसेस हैं। चलो ध्यान दो यहां पर। तो अब हम प्रमुख धाराओं की बात करते हैं, मेजर सेक्शन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 आया, और इसके द्वारा 3 निकाय बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्य के स्तर पर राज्य मानव अधिकार आयोग, और एक मानव अधिकार न्यायालय बनाया गया। ठीक है, क्लियर? ध्यान देना। अब सर हमें ये डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमारा फोकस क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से 3 अध्याय जुड़े हुए हैं। पता है ना आपको कि जो नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट है 1993 का, उसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं। पिछले साल पढ़ा होगा आप लोगों ने। 8 अध्याय हैं, उसमें से 3 अध्याय जो हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जुड़े हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हैं। इतना परेशान मत हो, पूरा नहीं रटना है, बस पता होना चाहिए। देख लो यहां पर, देखो, एक है अध्याय 2, और अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 11, चैप्टर 2 में सेक्शन नंबर 3 से सेक्शन नंबर 11। इसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और यही हमें याद रखना है, यही महत्वपूर्ण है। सारी बातें इसमें दे देगा वो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होगा, संरचना क्या होगी, नियुक्ति कौन करेगा, पद से कैसे हटाएंगे, सारी बातें इसी अध्याय में है। ठीक है। फिर एक अध्याय 3 है, चैप्टर 3 है, ठीक है, और चैप्टर 3 में 12 से 16 तक आयोग के कार्य को दिया गया है, वर्क दिए गए हैं, फंक्शन दिए गए हैं। चैप्टर 4 है जिसमें 17 से 20 तक प्रक्रिया की बात की गई है, प्रोसीजर की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों अध्याय 2 धारा 3 से धारा 11 तक, इसी पर हमें अपना पूरा फोकस करना है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें धारा 3 से धारा 11 तक, सेक्शन 3 से सेक्शन 11 तक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर और रिमूवल प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। चलो देख लेते हैं, पहले ब्रीफ में देख लो एक बार चीजों को। ठीक है, ब्रीफ में देख लेते हैं पूरी धाराओं को। कौन सा अध्याय है? तो अध्याय 2 चैप्टर 2, कहां से कहां तक? धारा 3 से धारा 11 तक। ध्यान दो यहां पर, धारा 3 सेक्शन नंबर 3, इसमें
एनएचआरसी के गठन की बात की गई है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन की बात की गई है, और इसी में दोस्तों संरचना को भी डिफाइन किया गया है, स्ट्रक्चर को भी डिफाइन किया गया है। तो बहुत जरूरी धारा है। धारा 3 में क्या क्या हो जाएगा? गठन, फॉर्मेशन और संरचना, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है वही कितने अध्यक्ष, कितने सदस्य और उनकी योग्यता। फिर इसके बाद धारा 4 सेक्शन 4, इसमें नियुक्ति की बात की गई है। नियुक्ति कि अपॉइंट कौन करेगा। तो अपॉइंट में थोड़ा सा लोचा है यहां पर, ठीक है। लोचा ये है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, ये तो क्लियर है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर इनको नियुक्त करता है, एक कमिटी की रिकमेंडेशन पर नियुक्त करता है, जिसमें 6 लोग होते हैं और जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यहां पर है धारा 5, यहां पर त्यागपत्र और हटाने की बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और मेंबर ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, और अगर इनको हटाना है तो हटाया कैसे जाएगा, रिमूव कैसे किया जाएगा। फिर है धारा 6 सेक्शन 3, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पदावधि। इसमें टर्म ऑफ ऑफिस या फिर टेन्योर की बात की गई है कि अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या होगी। बस ये याद रख लो, ये धारा सहज याद रखना, इसके बाद परेशान नहीं होना है, बस पढ़ना है। ध्यान दो, 7 में क्या दिया गया है कि सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में काम करना। अरे एक्टिंग चेयरमैन चला जाएगा तो एक्टिंग चेयरमैन बना देंगे। धारा 8 में क्या है? सेवा शर्तें, सर्विस कंडीशन, वेतन कैसे मिलेगा, ये सारी बातें हो जाएंगी। 8 में क्या है, 9 में क्या है, सॉरी, रिक्तियां और कार्यवाही, वैकेंसी और एक्शन है। 10 में क्या है? प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। और 11 में क्या है? आयोग के अधिकारी और कर्मचारी। सर क्या ये पढ़ना है? नहीं, बस देख लो एक बार, पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। 3 में गठन, 4 में नियुक्ति, 5 में त्यागपत्र और हटाया जाना, 6 में पदावधि, टेन्योर के बारे में बात करनी है, ठीक। अब दिमाग में एक आउटलाइन बना लो पहले, क्लियर आउट, जैसे आंख बंद करो तो दिखना चाहिए कि ऊपर मानव अधिकार अधिनियम 1993 लिखा है, उसका अध्याय 2 है, अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 11 लिखा है, और यहां पर धारा 3 है, 3 में गठन है, 4 में नियुक्ति है, माफ कीजिए नियुक्ति है, 5 में त्यागपत्र और हटाया जाना है, और 6 में पदावधि है, टेन्योर है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? धारा 3 का अध्ययन करेंगे, सेक्शन 3 को पढ़ेंगे, जिसमें क्या लिखा है? एनएचआरसी के गठन की बात की गई है, एनएचआरसी के फॉर्मेशन की बात की गई है। इस टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं धारा 3 को। गठन साहब, गठन तो याद रखना, गठन का मतलब क्या है? गठन का मतलब हो जाएगा कि एक तो इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, गठन में ही संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर, तीसरी बात योग्यता कि अध्यक्ष किसे बनाएंगे, ठीक है, और चौथी बात यहीं पर जो दी गई है वो है सचिव के बारे में कि इसका महासचिव कौन होगा। ये 4 बातें किसमें दी गई हैं? धारा 3 में दी गई हैं। बड़ी ही जरूरी धारा है, तो ना दिमाग में यहीं से याद कर लो। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना किस धारा में दी है? धारा 3 में दी है। सचिव के बारे में कहां बताया है? धारा 3 में बताया है। इतनी बातें दी हैं। अब एक बात और समझ लो, नहीं तो दिमाग बिल्कुल हलवा बन जाएगा आपका। समझो एक बात को, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993, इसमें दोस्तों अब तक 2 बार संशोधन हुआ है, 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है। एक तो 2006 में कुछ चेंज हुए थे, और अभी 2019 में बहुत ज्यादा परिवर्तन इसमें किए गए हैं। 2019 में इसमें बहुत सारे चेंज किए गए हैं। तो अब मैंने क्या किया है, जितने भी नोट्स मैंने यहां पर लिखे हैं, तो जिस धारा में परिवर्तन किया गया है, जिस भी सेक्शन में चेंज किया गया है, उसके ब्रैकेट में 2019 लिख दिया है। तो अब आप समझ जाना, जब आप पढ़ोगे तो प्लीज इसको समझ जाना कि अगर किसी भी सेंटेंस के पीछे 2019 लिखा गया है, इसका मतलब उसे हाल ही में चेंज किया गया है, हाल ही में उसमें बदलाव किया गया है। तो चलिए अब हम इस अधिनियम को पढ़ना शुरू करते हैं। ये बातें बैकग्राउंड में याद रखना, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आने वाली आपको। ध्यान दें दोस्तों। तो धारा 3 में बहुत सारे सेक्शन है, 1, 2, 3 और भी हैं। देखो और भी दिखा देता हूं मैं आपको।
1 2 3 से लेकर के 4 5 तक जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, जैसे हम संविधान में पढ़ रहे थे कि जैसे 315 है तो 315 के बहुत सारे सब क्लॉज हो जाते हैं, तो उसी तरह जो सेक्शन 3 है ना, तो सेक्शन 3 के भी 5 सब क्लॉज हैं, 3(1), 3(2), 3(3), 3(4 ऐसे करके, ठीक है। सर क्या ये याद करना? नहीं, इतना याद नहीं करना, बस इतना याद रखना कि धारा 3 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 3 में क्या दिया हुआ है, इस चीज पर फोकस करना, ठीक है। सर आप ये क्यों दे रहे हो? अरे यार कुछ चीजें देनी पड़ती हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए और एक स्ट्रक्चर बना रहे चीजों का, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। जो याद नहीं करना वो मैं खुद आपको बता देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले धारा 3(1) की बात करते हैं, सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, शब्दों पे गौर करना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होता है बेयर एक्ट का। सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन करेगी। तो मैंने शुरू में ही ये क्लियर कर दिया था कि राष्ट्रपति गठन नहीं करता, केंद्र सरकार गठन करती है। दूसरा, अब हम धारा 3(2) में आ जाते हैं, सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में आ जाते हैं, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों आयोग की संरचना दी गई है। अब 2 मिनट पहले मुझे सुनो, बाद में चीजों को समझना। देखो यार, ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना, इसकी संरचना थोड़ी सी मुश्किल है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या मुश्किल है इसके स्ट्रक्चर में? समझो इस बात को। इसकी संरचना में प्रॉब्लम यह है कि अध्यक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, अध्यक्ष तो एक ही व्यक्ति होगा, चेयरमैन तो एक ही व्यक्ति होगा। इसके सदस्यों में प्रॉब्लम है। सर क्या बात कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम? समझो इस बात को। इसके सदस्यों में यह प्रॉब्लम है कि 2 प्रकार के सदस्य हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सदस्य हैं, 2 प्रकार के मेंबर हैं। एक वो जो नियुक्त किए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, और इनकी संख्या 5 है। इनको समिति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और दूसरे इसमें होते हैं पदेन सदस्य। दूसरे कौन से होते हैं? पदेन सदस्य। इनको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो। क्या कहा जाता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब अगर आपने पूछा पदेन सदस्य का मतलब क्या है, इसका मतलब आपने नीति आयोग वाला वीडियो नहीं देखा। सिंपल सा मतलब यह होता है दोस्तों, एग्जाम्पल देके क्लियर करते हैं। नीति आयोग में हमने पढ़ा था कि नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और हमने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। और वहां पर मैंने क्लियर किया था कि पदेन का मतलब यह होता है कि जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन बन जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां पर 7 पदेन अध्यक्ष सदस्य होते हैं। कितने? 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। सर ये कहां से होते हैं? सुन लो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन, और राष्ट्रीय दिव्यांगजन आयोग, नेशनल कमीशन फॉर डिसेबिलिटी। ये जो 7 आयोग हैं, ये जो 7 कमीशन है, जो भी व्यक्ति इनका अध्यक्ष बनेगा, क्या बनेगा? इनका अध्यक्ष बनेगा, इनका चेयरमैन बनेगा, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण आयोग का पदेन सदस्य बन जाएगा। तो दिमाग में आउटलाइन क्लियर कर लो कि 2 प्रकार के सदस्य हैं, 2 प्रकार के मेंबर हैं। एक वो जिनकी नियुक्ति की जाएगी, और इनको कौन अपॉइंट करेगा? अरे वो स्पेशल कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, पढ़ने वाले हैं हम अभी। और दूसरे रहेंगे पदेन, ये एक्स ऑफिशियो हैं, इनकी नियुक्ति नहीं होती, ये तो जैसे ही अध्यक्ष बनेंगे अपने आप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो कितने लोग हो गए? एक अध्यक्ष,
5 और 7 कितने हो जाएंगे? 7 5 12 और 1 13। 13 मतलब कैसे? 1 + 12, एक अध्यक्ष और 12 सदस्य। ये होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना। आओ सर इसके बारे में थोड़ा और डीप में देखो, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा अच्छे से समझा दूं। वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में ना आए तो ध्यान दो, यहां पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ो दोस्तों, बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 3(2) की, सेक्शन 3(2), इसमें नियुक्ति वाले स्ट्रक्चर की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, इसका चेयरमैन सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी पूर्व न्यायाधीश होगा, फॉर्मर या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। और इसके बाजू में मैंने क्या लिखा है? 2019 तो इसका मतलब समझो। देखो दोस्तों 2019 से पहले यहां पर एक बात लिखी हुई थी, लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। क्या लिखा हुआ था? 2019 से पहले लिखा हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ध्यान देना यहां पर दो शब्द हैं, सेवानिवृत्त तो कॉमन है, रिटायर्ड तो कॉमन है, लेकिन मैंने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस वर्ड है यहां पर, ठीक है। लेकिन 2019 में संशोधन के द्वारा यह कह दिया गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट का कोई भी, याद रखें, कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज क्या बन सकता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है। तो अब वो ऑप्शन देगा आपको, प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ऑप्शन देगा सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त पूर्व न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी जज, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, तो कोई भी अब बन सकता है। अब चीफ जस्टिस अकेला होना जरूरी नहीं है। तो प्लीज याद रखना 2019 के संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी रिटायर्ड जज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, चाहे वो चीफ जस्टिस रहा हो या ना रहा हो। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक। चलो सर ये तो क्लियर हो गया। सर इसमें सदस्य कौन कौन से हैं, मेंबर कौन कौन से हैं? तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया कि सदस्य कितने होंगे, तो नियुक्ति वाले सदस्यों की संख्या 5 है। ऐसे मेंबर जिनको अपॉइंट किया जाएगा उनका नंबर 5 है। अब इसमें कौन कौन आता है? 5 में से 2 जो हैं वो न्यायिक सदस्य हैं, वो जुडिशियल मेंबर हैं, मतलब कि न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, और 3 जो हैं वो सामान्य सदस्य हैं, वो नॉर्मल मेंबर हैं। ठीक है सर, अब इनको क्लियर कीजिए कि ये 2 जुडिशियल मेंबर कौन होंगे, 2 न्यायिक सदस्य कौन होंगे। ध्यान दो यहां पर एक एक पॉइंट को। देखो इसमें जो एक सदस्य होगा वो सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होगा। शब्दों को ध्यान से देखना, मैंने लिखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये बात लिखी है। और जो यहां पर दूसरा मेंबर होगा वो भारत के किसी भी हाई कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। शब्दों को ध्यान से सुनो, क्या होगा? चीफ जस्टिस होगा। वो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का कार्यरत या वर्तमान कह सकते हैं या
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा। यह शब्द ध्यान से याद रखना। एक जो मेंबर है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड जज है, और जो दूसरा मेंबर है वो हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। मतलब किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इसमें आएगा निकल करके। ठीक है, ये हो गए जुडिशियल मेंबर। और जो 3 सदस्य हैं इनके बारे में कहा गया है कि ये मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होंगे। कौन होंगे ये मानव अधिकारों के विशेषज्ञ होंगे, ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट होंगे। और इसमें भी एक कंडीशन है कि कम से कम एक महिला होना चाहिए, 3 में से एक क्या होना चाहिए? महिला सदस्य होनी चाहिए। तो ये वो 5 सदस्य हैं, वो 5 मेंबर हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है, जिनको अपॉइंट किया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं उन सदस्यों की जो पदेन सदस्य होते हैं, जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। तो इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या है? अच्छा, एक्स ऑफिशियो मेंबर की चर्चा भी धारा 3 में की गई है। देखें यहां पर कि धारा 3 का उपखंड 3 सेक्शन 3 का सब क्लॉज 3 जो है उसमें पदेन सदस्यों की बात की गई है, एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात की गई है। कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर विमेन के चेयरमैन, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष, शेड्यूल कास्ट कमीशन के चेयरमैन, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, शेड्यूल ट्राइब कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है, 5वें नंबर पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक चीज दिख रही होगी आपको कि पिछड़ा वर्ग आयोग में 2019 लिखा है, बाल संरक्षण आयोग के पीछे 2019 लिखा है और दिव्यांगजन आयोग के पीछे भी 2019 लिखा है। इसका कारण यह है दोस्तों कि 2019 के अमेंडमेंट से पहले 2019 के संशोधन से पहले सिर्फ 4 पदेन सदस्य हुआ करते थे, 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर हुआ करते थे। लेकिन 2019 के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग और दिव्यांगजन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी पदेन सदस्य के रूप में रख लिया गया है, एक्स ऑफिशियो मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है सर, तो ये है दोस्तों पूरी की पूरी संरचना, ये है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इनकी योग्यताओं के साथ, इनके क्वालिफिकेशंस के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, इसी धारा 3 में ही लिखा गया है दोस्तों कि आयोग का एक महासचिव होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जो डे टू डे अफेयर देखता है, दैनिक कार्य देखेगा। और इसमें कहा गया है कि आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में होगा। हालांकि अगर केंद्र सरकार चाहे तो मुख्यालय को कहीं और ट्रांसफर भी कर सकती है। चलिए, तो ये हमने धारा 3 डिस्कस कर ली। याद रखना दोस्तों, जो धारा 3 है सेक्शन नंबर 3 है, उसमें एक तो हमने गठन की बात की है, संरचना को हमने डिस्कस किया है, आयोग के महासचिव की बात की है और आयोग के मुख्यालय को डिस्कस किया है। तो इतनी बातें सेक्शन नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम धारा 4 की बात करेंगे और धारा 4 में सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, अपॉइंटमेंट की बात की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी नियुक्ति में थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल ये है दोस्तों कि धारा 4 में लिखा गया है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति
एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति करेगा। तो पहले एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी, और वह समिति जिन लोगों का नाम देगी उन लोगों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करेगा। सर, इस कमेटी में कौन कौन होता है? तो आइए देखते हैं कि इस समिति में कौन कौन होता है। दोस्तों, इस समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति सभापति नहीं है क्योंकि सभापति तो भारत के उपराष्ट्रपति हो जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं। तो हमें क्या पता पड़ा सर? हमें बस ये पता पड़ा कि अध्यक्ष और दूसरे सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति यह नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के बाद करता है। चयन समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री के अलावा इसमें 5 सदस्य होते हैं। कौन कौन होता है? तो लोकसभा से 2 लोग आएंगे। कौन कौन आएगा? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, और दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता शामिल होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा से भी 2 लोग आएंगे। राज्यसभा के उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आएंगे, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो 2 लोग लोकसभा से हो गए, 2 लोग राज्यसभा से हो गए, और इसके अलावा इसमें भारत के गृह मंत्री भी शामिल रहेंगे, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी इसका हिस्सा होंगे। तो पहले ये समिति नामों पर चर्चा करेगी, अलग अलग नामों पर डिस्कशन करेगी, उन्हीं नामों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए और 5 लोगों को सदस्य के रूप में ये चुनेगी। फिर उनका नाम राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, हमने बात की थी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसमें 5 ऐसे सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है। डिस्कस किया था ना कि 5 ऐसे मेंबर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है। अब 5 में से हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 सदस्य न्यायिक प्रवृत्ति के होते हैं, इसके जो 2 मेंबर होते हैं वो जुडिशियल नेचर के होते हैं, और उसमें ये लिखा गया था कि एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज होगा और दूसरा मेंबर हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस होगा। तो प्रावधान ये है कि मान लीजिए समिति ने किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का जज है या वर्तमान में किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि समिति ने किसी ऐसे नाम का चयन किया जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है या वर्तमान में किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। तो ऐसे लोगों की नियुक्ति हमेशा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद ही की जाएगी, इंडिया के चीफ जस्टिस से परामर्श लेने के बाद ही की जाएगी। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह पूछा जाएगा कि साहब देखिए फला फला व्यक्ति इस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर अभी काम कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेंबर बन जाए, क्या आप इससे ओके हैं? तो भारत के चीफ जस्टिस कहेंगे कि ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ही एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम कर रहा है, तो उसको नियुक्त करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। ये प्रावधान भी इसमें किया गया है। ठीक है, तो धारा 4 ने अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बात की। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति के द्वारा होती है और इस सिलेक्शन कमेटी में 6 लोग होते हैं और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 में ही लिखा गया है दोस्तों
कि सदस्य की नियुक्ति सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं की जाएगी कि चयन समिति का कोई सदस्य अनुपस्थित था। The appointment of chairman member will not be dismissed on the ground that a member of selection committee was absent। बहुत अच्छी बात लिखी। इसमें ये लिखा गया है कि जैसे ये सिलेक्शन कमेटी है और इसमें टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो मान लीजिए दोस्तों 4 लोग प्रेजेंट हैं लेकिन 2 लोग एब्सेंट हैं और इन 4 लोगों ने क्या किया, नामों की सिफारिश कर दी। तो इस आधार पर कोर्ट में केस नहीं किया जाएगा कि इस नियुक्ति को खारिज कर दीजिए, इस अपॉइंटमेंट को आप डिसमिस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 लोग एब्सेंट थे। तो यहां पर क्लियर ये बात लिख दी गई है कि अगर चयन समिति में कोई भी व्यक्ति अनुपस्थित है तो इस आधार पर नियुक्ति को खारिज नहीं किया जाएगा, इस आधार पर अपॉइंटमेंट को डिसमिस नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं धारा 5 की। और ठीक है, धारा 5 की बात करेंगे। धारा 5 में दोस्तों अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के त्यागपत्र और उनके हटाने की प्रक्रिया को डिफाइन किया गया है। रेजिग्नेशन और रिमूवल प्रोसेस को बताया गया है। आइए समझते हैं। अच्छा, अभी तक याद रखना, धारा 3 में गठन, संरचना, योग्यता, महासचिव, इनकी बात और मुख्यालय ये डिस्कस किया। धारा 4 में नियुक्ति की बात की, अपॉइंटमेंट की बात की, और अब हम धारा 5 में आ गए हैं जिसमें त्यागपत्र को डिस्कस करेंगे और हटाने की प्रक्रिया की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। चूंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो वह अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। साथ ही साथ अगर हटाने की प्रक्रिया को डिस्कस करें तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को कदाचार और अक्षमता के आधार पर उसे पद से हटा सकता है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव चेयरमैन एंड मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और इनकम्पिटेंस, या फिर इसको कहा जाता है इनकैपेबल हो जाए, वो अपना काम ना कर पाए। तो 2 क्वेश्चन यहां से बन के आएंगे। पहला प्रश्न ये आएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन और मेंबर अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न आएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन हटाता है, रिमूव कौन करता है? तो इसका जवाब भी होगा राष्ट्रपति हटाता है। और किस आधार पर? तो साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाता है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के आधार पर दोस्तों राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन हटाने से पहले उसे क्या करना होगा? सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले की जांच करानी होगी। और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच करेगा, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर या चेयरमैन के रूप में काम कर रहा है, उस पर एक आरोप लगाया गया कि इस व्यक्ति ने कदाचार किया है, इसने कोई मिसबिहेवियर किया है। कदाचार में लाभ का पद आ सकता है, भ्रष्टाचार आ सकता है, और भी दूसरे काम आ सकते हैं कि भैया फला फला व्यक्ति ने कदाचार किया है, इसने मिसबिहेवियर किया है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आरोप लगाया और राष्ट्रपति ने सीधे उसको हटा दिया, प्रेसिडेंट ने सीधे उसको रिमूव कर दिया। नहीं, प्रेसिडेंट क्या कराएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से कहेगा कि भैया आप इस चीज की जांच कर दो, क्या सच में इस व्यक्ति ने मिसबिहेवियर किया है, क्या सच में इस व्यक्ति ने कदाचार किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद कहता है कि इसने मिसबिहेवियर किया है तो राष्ट्रपति उसे हटा देगा, अदरवाइज राष्ट्रपति उसे नहीं हटाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखें कि इसके अलावा दूसरे आधार भी हैं दोस्तों हटाने के। कौन कौन से आधार हैं? जैसे कि अध्यक्ष या सदस्य दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो जाए, ठीक है, दूसरे लाभ के पद को धारण कर ले, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाए, या फिर किसी न्यायालय के द्वारा
उसे दंड दे दिया जाए, पनिशमेंट दे दिया जाए। अगर ये हो जाता है तब भी राष्ट्रपति किसी अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद से हटा सकता है, चेयरमैन या मेंबर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकता है। तो ये दूसरे आधार भी हटाने के दिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम दोस्तों धारा 6 की बात करेंगे और धारा 6 में सदस्यों की पद अवधि की बात की गई है, टेन्योर ऑफ मेंबर एंड चेयरमैन की बात की गई है। और बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना, इसलिए ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष की पद अवधि 3 वर्ष या 17 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, और सदस्य की पद अवधि भी 3 वर्ष और 17 वर्ष के लिए होगी। अध्यक्ष जो है वो पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होगा। और धारा 6 में ही कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भारत या राज्य सरकार के किसी और पद का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत बड़ी बात है, ये हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यूपीएससी में भी देखा था हमने कि अगर एक बार व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन या फिर उसका मेंबर बन गया तो जब वो रिटायर होगा तो वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो यही बात धारा 6 में लिखी गई है कि अगर व्यक्ति एक बार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य या फिर अध्यक्ष बन जाता है तो वो दोबारा से तो फिर वह भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी दूसरे पद के लिए योग्य नहीं होगा, किसी दूसरी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और कार्यकाल कितना है तो याद रखें 3 वर्ष और 70 वर्ष का कार्यकाल है। 2019 में संशोधन करके इसे जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, धारा 6 भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए कुछ और बात धाराएं पढ़ लीजिए। धारा 7 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। चेयरमैन एक्टिंग, राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों, एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। ये वही बात है कि अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है, अगर चेयरमैन नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी मेंबर को उस ड्यूरेशन के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बना सकता है, एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, सही बताएं। धारा 8 में कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का नॉन प्रॉफिटेबल या अनवायबल चेंज नहीं किया जाएगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट। धारा 10 में कहा गया है कि आयोग के अधिवेशन का समय और स्थान जो है वो अध्यक्ष के द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, और आयोग के सभी आदेश महासचिव के द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख धाराएं हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था दोस्तों कि जो सबसे प्रमुख धाराएं हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो धारा 5, धारा 6, धारा 3 और धारा 4 हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। याद रखना दोस्तों, धारा 10 का बड़ा सिंपल सा मतलब है। धारा 10 में यह कहा गया है कि आयोग के अधिवेशन, अगर कहीं पर कभी भी आपको आयोग का कोई भी सेशन बुलाना है तो इस बात को आयोग का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, और जो महासचिव होता है, जो जनरल सेक्रेटरी है, वो आदेश को अधिप्रमाणित करेगा। मतलब वो बताएगा कि फला फला आदेश अब दे दिया गया है और वो आदेश को यस और नो में आंसर करेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 10 धाराओं को डिस्कस कर लिया और लगभग सभी महत्वपूर्ण बातें जो जुड़ी हुई थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट को अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला जो है, अब हमें बात करनी है आयोग के आयोग के कर्मचारियों को और जरा डिस्कस कर लीजिए। यहां पर आयोग के कर्मचारियों को डिस्कस करें तो इसमें लिखा गया है कि जो भी आयोग का महासचिव बनेगा, जो भी आयोग का महासचिव बनेगा दोस्तों, वो भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होगा। किस रैंक का होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा। और जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मामलों की जांच करेगा,
इन्वेस्टिगेशन करेगा वह पुलिस महानिदेशक की रैंक का होगा, वह एटलीस्ट डीजीपी रैंक का अधिकारी होगा। तो ये आपकी धारा 11 तक की पूरी कहानी थी। धारा 3 में क्या क्या डिस्कस किया? गठन, संरचना, योग्यता, महासचिव और मुख्यालय, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, क्वालिफिकेशंस, जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर। धारा 4 में हमने क्या डिस्कस किया? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट की बात की। धारा 5 में हमने क्या डिस्कस किया दोस्तों? तो धारा 5 में त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया को देखा। धारा 6 में पद अवधि की बात की, टेन्योर को डिस्कस किया। 3 साल और 70 साल का कार्यकाल है। धारा 7 में राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी की नियुक्ति या एक्टिंग चेयरमैन की हमने बात की। और धारा 11 में हमने देखा कि जो महासचिव होता है आयोग का, वो भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है, जबकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो डीजीपी रैंक का होता है। तो सच बताएं तो सारी महत्वपूर्ण बातें अब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जल्दी जल्दी आखिरी की कुछ बातों को पढ़ते हैं और इस टॉपिक के एमसीक्यू को लगाना सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, धारा 12 जो सेक्शन नंबर 12 है उसमें आयोग के कार्य दिए गए हैं, फंक्शंस ऑफ कमीशन को डिफाइन किया गया है। देखिए, आयोग के कार्य बड़े सिंपल हैं। मानव अधिकारों के प्रति जन जागरूकता को पैदा करना, मानव अधिकारों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, मानव अधिकारों के लिए रिसर्च को बढ़ावा देना, एनजीओ को बढ़ावा देना और स्वतः संज्ञान या किसी की शिकायत के आधार पर मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच करना। ठीक है, और भी कार्य हैं, ये भी एक बार ब्रीफ में देख लीजिए। मानव अधिकार से लंबित मामलों में न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करना, किसी जेल या अन्य संस्था का परीक्षण करना और मानव अधिकार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना। तो अगर ब्रीफली आप देखोगे तो बहुत बेसिक काम है जिनको याद करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज जो याद रखने की बात है वो समझ लो। एक पॉइंट याद रखना कि यह मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में ह्यूमन राइट के वायलेशन वाले मैटर में स्वतः संज्ञान ले सकता है, सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। सुओ मोटो एक्शन या स्वतः संज्ञान का मतलब यह होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जा रहा है, लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं है या इतना एजुकेटेड नहीं है कि वो इस बात की शिकायत कर सके, कंप्लेन कर सके। ठीक है, तो चूंकि वो उसकी कंप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आयोग के किसी सदस्य या अध्यक्ष को मीडिया या किसी दूसरी जगह से पता पड़ता है कि फला फला व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बिना शिकायत दर्ज किए वो खुद से कार्यवाही शुरू कर देगा, वो सुओ मोटो एक्शन ले लेगा और उसका केस अपने आप ही अपने यहां रजिस्टर करा लेगा। दूसरी बात यह है दोस्तों, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों में सीधे सीधे इंटरफेयर नहीं कर सकता जो किसी कोर्ट में चल रहा है या किसी कोर्ट में वेटिंग में। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति के ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ था, लेकिन उसका केस ऑलरेडी किसी भी कोर्ट में चल रहा है, तब वहां पर ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। सर क्या बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता? नहीं, उसका एक ही तरीका है। अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऐसे मामलों में इंटरफेयर करना चाहता है तो पहले उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और ह्यूमन राइट कमीशन उसमें दिलचस्पी दे रहा है, तो पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि साहब आप ये बताइए, क्या मैं इस मामले में हस्तक्षेप कर सकता हूं, क्या मैं इंटरफेयर कर सकता हूं। बस यही दो बातें मानव अधिकार आयोग के कार्यों से जुड़ी हुई हैं, ह्यूमन राइट कमीशन के फंक्शन से जुड़ी हुई हैं। अब दोस्तों एक और देखें
कि मानव अधिकार आयोग की शक्तियां कैसी होती हैं, पावर कैसी होती हैं। तो बस एक लाइन याद रखना कि मानव अधिकार आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियों को धारण करता है, सिविल कोर्ट की पावर को अपने पास रखता है। तो सिविल कोर्ट की पावर क्या होती है ये भी समझ लो। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब होता है कि वो किसी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। किसी को भी समन का मतलब है कि भैया आप हमारे यहां पर उपस्थित हो जाओ, और कहीं से कोई भी रिकॉर्ड मंगा सकता है। ये पावर जो है वो ह्यूमन राइट कमीशन के पास है। वो किसी को सजा नहीं दे सकता, सजा देने का काम हमारे यहां पर जुडिशरी ही करेगी। तो सवाल पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं, तो सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों धारा 20 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट की बात की गई है, एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट की बात की गई है। तो बस इतना याद रखें कि आयोग अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार को देता है। केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद में पेश करती है, जबकि राज्य सरकार इस रिपोर्ट को राज्य विधायिका में पेश करती है। तो यह भी पूछा जाएगा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट किसे देता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसे पार्लियामेंट में पेश करती है, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उससे जुड़ी हुई है तो रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को वो अपनी रिपोर्ट देगा, और फिर उसे वो अपनी विधानसभा में पेश करेगी। तो ये था दोस्तों सभी महत्वपूर्ण धाराएं, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो अब आपने एक्चुअल मामलों में देखा जाए तो सभी चीजें पढ़ ली हैं, बस कुछ छुटपुट बातें हैं देख लीजिए। प्रश्न लेकिन जहां से आ सकता था वो टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब कुछ फैक्ट हैं, तो फैक्ट देख लीजिए। जैसे मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत लोक सेवक माने जाते हैं। द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन आर कंसीडर्ड पब्लिक सर्वेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 21। तो बस इतना ही हमने पढ़ा था पिछले साल कि जितने भी लोग मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा आईपीसी सेक्शन 21 के द्वारा। देखिए धारा 21 में सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण करने पर आयोग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द कमीशन ऑफ द इंक्रोचमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय आर्म्ड फोर्सेस। मतलब भारत के सशस्त्र बल, जितनी भी भारतीय सेना इसमें आ जाएगी और दूसरे बल आ जाएंगे, अगर उनके द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया जाता है, तो उसकी जांच किस प्रकार से की जाएगी ये धारा 19 में बताया गया है। फिर धारा 22 में केंद्र सरकार तथा धारा 23 में राज्य सरकार आयोग को पैसे प्रदान करता है, अनुदान प्रदान करता है। तो यहां से पता प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न ऐसा आएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ग्रांट कौन देता है, अनुदान कौन देता है? तो केंद्र सरकार। और राज्य मानव अधिकार आयोग को अनुदान कौन देगा? तो राज्य सरकार उनको अनुदान देगी, स्टेट गवर्नमेंट उनको ग्रांट प्रोवाइड करेगा। फिर राष्ट्रीय आयोग और लेखा वगैरह की बात है। राष्ट्रीय तथा राज्य आयोग उन मामलों की जांच नहीं कर सकेंगे जो 1 साल से ज्यादा पुराने हो गए हों। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है। अगर याद रखें कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं करेंगे जो 1 साल से ज्यादा पुराना है, 1 साल से ज्यादा समय हो गया। जैसे कोई घटना 2018 में हुई थी तो उस मामले की जांच अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नहीं कर सकता, या कोई भी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन उसकी जांच नहीं कर सकता। ओके, और सुरक्षा प्रदान की गई है। केंद्र सरकार नियम बनाएगी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए और राज्य सरकार नियम बनाएगी
स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। ठीक है, अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम संसद के समक्ष 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। 30 दिन के लिए उसे रखा जाएगा। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न और आ सकता है। एक प्रश्न ये आ सकता है, 2-3 प्रश्न समझो, यहां अन्य तथ्यों से क्या क्या प्रश्न आएंगे ये समझो आप लोग। एक प्रश्न क्या आएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अनुदान कौन देता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ग्रांट कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। दूसरा प्रश्न क्या आएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने साल पुराने मामले की जांच कर सकता है? तो 1 साल से ज्यादा पुराने मामले की जांच नहीं कर सकता, 1 साल के भीतर जितने मामले हुए हैं उनकी जांच कर सकता है। अगला प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नियम कौन बनाता है, रूल कौन बनाता है? तो ये नियम केंद्र सरकार बनाती है। क्या होता है, ऑप्शन में वो संसद भी देगा और राष्ट्रपति भी देगा, पर इसका सही जवाब होगा केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, पार्लियामेंट वगैरह रूल नहीं बनाता। ठीक है, लेकिन जो भी रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी उसे 30 दिनों के लिए, शब्द समझना 30 दिन के भीतर नहीं है, यहां पर शब्द है 30 दिनों के लिए, फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिनों के लिए संसद के सामने रखा जाएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, और बस 30 दिनों के लिए एक बार उस पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि ये अधिनियम तो है नहीं कि इसको पारित करना है, लेकिन संसद के सामने रखने पर उन नियमों पर एक बार चर्चा हो जाएगी कि इसमें कुछ ऐसा नियम तो नहीं है जो किसी चीज का वायलेशन कर रहा है। इस पर वोटिंग वगैरह नहीं होती दोस्तों, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये नियम है ना कि अधिनियम, ये रूल है, कोई एक्ट नहीं है। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि राज्य मानव अधिकार आयोग स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को ब्रीफ में पढ़ेंगे, 10 मिनट में ये टॉपिक खत्म करेंगे, फिर एमसीक्यू लगाएंगे और ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल एक चीज याद रखना, जहां जहां राष्ट्रपति लिखा था ना, वहां वहां राज्यपाल हो जाएगा। एक ये परिवर्तन आ जाएगा। दूसरा परिवर्तन ये आएगा कि जहां जहां प्रधानमंत्री लिखा था वहां सीएम आ जाएगा। तीसरा परिवर्तन, जहां केंद्र सरकार लिखा था वहां राज्य सरकार आ जाएगा, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा था वहां स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगा। 2 मिनट ब्रीफ समझ लो। जैसे कि यहां पे देखें कि मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। तो जिस प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, उसी प्रकार राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, अगर संरचना देखें तो थोड़ी सी अलग है। इसमें 3 लोग ही शामिल होते हैं। कितने? 3 लोग। एक अध्यक्ष होता है और 2 इसके सदस्य होते हैं, जबकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका मेंबर 1 + 5 + 7, तो कुल उसमें 12 लोग हुआ करते थे, लेकिन यहां पर 3 लोग हैं। ठीक है, जो राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, चेयरमैन होता है, वो किसी हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। करंट और रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट होता है 2019 में। करंट है शब्द याद रखना, वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। ठीक है, और 2 सदस्यों में से एक तो मानव अधिकार का विशेषज्ञ होगा, ह्यूमन राइट का एक्सपर्ट होगा, और जो दूसरा व्यक्ति है वो हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, या फिर 7 वर्षों के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश होगा। ठीक है, या तो हाई कोर्ट का करंट या रिटायर्ड जज होगा, या फिर दोस्तों किसी भी जिले का कोई भी ऐसा जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज होगा जिसको 7 साल का अनुभव हो, 7 ईयर का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, आगे बढ़े तो एक सचिव होगा, और मुख्यालय कहां पर होगा? जहां पर भी राज्य सरकार डिसाइड करेगी वहां पर इसके हेडक्वार्टर को बनाया जाएगा। ये देखें, नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाएगी। उस चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उसमें विधानसभा का अध्यक्ष होगा,
गृह मंत्री होंगे, विधानसभा में विपक्ष का नेता होगा, विधान परिषद का सभापति होगा और विधान परिषद में विपक्ष का नेता होगा। बिल्कुल वही बातें। और अगर न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। तो ये टफ नहीं है, बस सिस्टम बदल रहा है। वहां पर कौन था? प्रधानमंत्री था, वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री था, यहां पर चीफ मिनिस्टर और स्टेट के होम मिनिस्टर आ जाएंगे। वहां लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता था, यहां पर विधानसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता हो जाएगा। वहां राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा के विपक्ष का नेता था, यहां विधान परिषद का सभापति, क्योंकि यहां सभापति है, याद रखना, विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद में विपक्ष का नेता। विधान परिषद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ अपोजिशन शामिल होगा। और वहां पर जुडिशियल मेंबर को अपॉइंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन ले रहे थे, यहां अपॉइंट करने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की परमिशन लेंगे। वहां अपॉइंट राष्ट्रपति कर रहा था, यहां गवर्नर करेगा। बस इतनी बातें बदल जाती हैं। ठीक है, पद अवधि देखें, सॉरी पहले हटाने, पद अवधि कितनी है? तो 3 साल और 70 वर्ष की पद अवधि है। ठीक है। दूसरा, त्यागपत्र किसे देंगे? राज्यपाल को। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन राष्ट्रपति, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हटाएगा राष्ट्रपति। आधार क्या होगा? साबित कदाचार। किसकी जांच के बाद? सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और दूसरे आधार क्या है? वो दिवालिया हो जाए, उसको मानसिक या शारीरिक अक्षमता आ जाए, या किसी कोर्ट ने दंड दे दिया हो। इंपॉर्टेंट क्या है? जो अलग है वो यही है कि नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा है, अपॉइंट गवर्नर कर रहा है, रिजाइन भी वो गवर्नर को दे रहे हैं, ठीक है, त्यागपत्र भी वो राज्यपाल को दे रहे हैं, लेकिन हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे आधार भी वही हैं जो हमने वहां पढ़े थे। दिवालिया हो गया, मानसिक शारीरिक क्षमता आ गई, या फिर किसी कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया। ठीक है। अन्य प्रावधान, कार्यकारी अध्यक्ष को राज्यपाल नियुक्त करेगा, सेवा शर्तें राज्य सरकार बनाएंगी। वहां पर एक्टिंग चेयरमैन को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा था, वहां पर टर्म और कंडीशन आपके केंद्र सरकार बना रही थी। सचिव राज्य सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होगा, सेक्रेटरी होगा, और वहां पर जो जनरल सेक्रेटरी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी रैंक का था। ठीक है। और रिपोर्ट किसे देंगे? राज्य विधानमंडल को देंगे। और वहां रिपोर्ट किसे दे रहे थे? केंद्र सरकार को दे रहे थे, और केंद्र सरकार उस रिपोर्ट को विधानमंडल में संसद में रख रही थी। ठीक है। तो यही चीजें हैं यार, कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो याद नहीं करना है, वैसे भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ था इसीलिए ये टॉपिक खत्म करा दिया। चलो इसमें ये और देख लो, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा 13 सितंबर 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है, पर्यावास भवन में। ठीक है। आधार मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 है, तो यह भी सांविधिक निकाय हो जाएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन है, और इसका एक मोटो है, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। जैसे ही आप एमपी ह्यूमन राइट कमीशन की वेबसाइट को खोलेंगे, वहां ये लिखा मिलेगा, हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। और एमपी ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? नरेंद्र कुमार जैन है। ठीक है। और इसकी स्थापना भी मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 21 के द्वारा की गई है। इसका फॉर्मेशन ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के सेक्शन 21 के द्वारा किया गया है। तो यह भी एक सांविधिक निकाय होगा, यह भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार राष्ट्रीय मानव अधिकार का टॉपिक भी हमने खत्म कर लिया, नेशनल ह्यूमन राइट का टॉपिक भी हमने खत्म कर लिया। चलिए अब जल्दी से इनके कुछ प्रश्नों को हम लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया जा सकता है? हु कैन बी अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? बहुत अच्छा प्रश्न है, 2019 में चेंज हुआ है, ध्यान से आंसर करना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, गलत हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो देखो यार, ये ऑप्शन क्या करेंगे, आपको करेंगे कंफ्यूज। यहां पर आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि भैया धारा 3 जो सेक्शन 3 है उसमें हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज हो, ऐसे व्यक्ति को मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह परिवर्तन 2019 के बाद किया गया। तो यहां पर देखो दोस्तों, पहले में वो कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ये हो जाएगा गलत। दूसरे में कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यहां दिक्कत है क्योंकि परिवर्तन क्या आया है कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी अध्यक्ष बन सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी अध्यक्ष बन सकता है। तो यह भी हो जाएगा गलत। तीसरा प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश, ये बिल्कुल सही है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद दी अदर जजेज, ये सही हो जाएगा। और ये तो गलत है ही है दोस्तों। चौथा, तो आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज। तो यहां पर भी हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चूंकि इसका गठन संसद के अधिनियम के द्वारा किया गया है, तो यह एक सांविधिक निकाय होगा, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही है, सांविधिक निकाय। लेकिन इस ऑप्शन में दिक्कत है। दिक्कत क्या है दोस्तों? यहां दिया गया है बहुसदस्यीय संख्या, मल्टी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मुझे बताओ, क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय संख्या नहीं है? धारा 3 में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 नियुक्ति वाले सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं, तो कुल 12 सदस्य होते हैं। तो ए भी सही है और सी भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा डी, बोथ ए एंड सी। बहुत बढ़िया सर, ये तो क्लियर हो गया, आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? पहला तरीका क्या होता है, जब भी ऐसा प्रश्न सॉल्व करोगे सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर दो, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? एक एक पढ़ के पढ़ लो भैया। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी, बिल्कुल सही है साहब। मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार है, ये हो गया गलत। क्योंकि दोस्तों हमने अभी अभी पढ़ा था कि धारा 13 के हिसाब से, सेक्शन 13 के हिसाब से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को सिविल शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन उसे फौजदारी शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्रिमिनल जज की शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो यह हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना 2019 में चेंज हुआ है। द टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 5 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष, 70 वर्ष, 3 वर्ष, 70 वर्ष, 5 65। तो भैया हम सभी जानते हैं
कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल धारा 6 के हिसाब से, सेक्शन 6 के हिसाब से 3 साल या 70 वर्ष का होता है, 3 ईयर या 70 ईयर का होता है। चेंज किया गया इसको अभी। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में गठित समिति में शामिल नहीं होता? प्रश्न को समझो। उसने इस बार सदस्य नहीं पूछा, मेंबर नहीं पूछा, उसने पूछा है कि राष्ट्रपति जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पर चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करता है उस कमिटी में कौन नहीं होता। जल्दबाजी मत किया करो, एग्जाम में ध्यान दिया करो प्रश्नों पे, ठीक है। तो कौन नहीं होता देख लो भैया। प्रधानमंत्री होता है, ये तो अध्यक्ष है यार। लोकसभा अध्यक्ष होता है, विपक्ष दल का नेता होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसमें नहीं होता। तो इसका सही जवाब होगा सी, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में हमने ये पूरी की पूरी बातों को पढ़ा है। ओके, देख लीजिए एक बार यार, एक बार मैं कंफर्म कर लूँ धारा 4 था कि धारा 5 था, क्या मेरे दिमाग से भी निकल जाती हैं चीज़ें यार। मैं भी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मानव ही हूँ। चलो हाँ, धारा 4 में दिया है, धारा 4 में दिया है, ठीक है। क्या है कि गलत ना हो जाए वो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यह रहा सामने कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? पढ़ लो एक बार। कोर्ट में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानव अधिकारों की रक्षा करना, किसी मानव अधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना, मानव अधिकार के संरक्षण सुनिश्चित। तो इसका आंसर एक मिनट चेक करके बता दूंगा। 7वां देख लो। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? Who among the following has never been the chairman of National Human Rights Commission? जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन नहीं, के.जी. बालाकृष्णन साहब तो रहे हैं साहब। जस्टिस ए. आनंद ये भी रहे हैं, जस्टिस एस. राजेंद्र ये भी रहे हैं, राजेंद्र बाबू। लेकिन जस्टिस पी. सदाशिवम कभी भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं बने, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन नहीं बने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वो मैं करेक्ट कर दूंगा, देख लेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? When the National Human Rights Commission established? जल्दी आंसर करो दोस्तों कमेंट में। 10 अक्टूबर 1993, 11 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर 93? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होगा सी, 12 अक्टूबर 1993 को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए दोस्तों, बहुत आसान है। जे.एस. वर्मा, एम.एन. वेंकटचलैया, रंगनाथ मिश्रा या एस. राजेंद्र? तो हमने पढ़ा था कि मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम था रंगनाथ मिश्रा। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया गया है? अब ये नोट्स में नहीं लिखा था, लेकिन मैंने बोर्ड पर समझाया है, तो आंसर सही देंगे आप लोग। हाउ मेनी टाइम्स हैज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बीन अमेंडेड? 1, 2, 3, 4? जल्दी बता दो दोस्तों, बहुत जल्दी। बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 2 बार संशोधित किया गया है, 2006 और 2019 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतना बड़ा प्रश्न, इतना सड़ा सा प्रश्न, क्योंकि आप लोग इसका आंसर दे दोगे। द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आर अपॉइंटेड बाय अ कमिटी हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट सिलेक्शन कमिटी। पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री, क्योंकि हमने पढ़ा है धारा 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
The chairman and member of State Human Right Commission are appointed by राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यह सभी। जल्दी आंसर दो दोस्तों, आसान है। तो हमने पढ़ा कि राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा स्टेट का जो ह्यूमन राइट कमीशन होता है उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अन्य आयोग के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं? याद करो, धारा 3 में हमने पदेन सदस्यों की बात की थी, एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात की थी, वही प्रश्न पूछ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन एज अ मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? ठीक है, देख लो भैया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, बाल अधिकार के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष, ये सभी शामिल होते हैं। आसान है, जल्दी आंसर करो कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसका सही जवाब होगा डी, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। 2019 में संशोधन के बाद बाल अधिकार संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, दिव्यांगजन आयोग, डिसेबिलिटी कमीशन और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग, बैकवर्ड क्लास कमीशन के चेयरमैन को भी सदस्य बना दिया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। 1991 में पेरिस डिक्लेरेशन आया, जिसके बाद 1993 में ह्यूमन राइट एक्ट आया और उसके द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का निर्माण कर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मानव अधिकार आयोग का सदस्य नहीं बन सकता? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? लोकसभा का अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अच्छा प्रश्न है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऐसा व्यक्ति जो मानव अधिकार विशेषज्ञ हो। अच्छा प्रश्न है। अब आप सब आंसर करो जल्दी से, ठीक है। अब अगर आपने धारा 3 पढ़ी है तो धारा 3 में हमने क्लियर पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का जज सदस्य भी बन सकता है, अध्यक्ष भी, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सदस्य बन सकता है, और जो मानव अधिकारों का विशेषज्ञ है वह भी सदस्य बन सकता है, पर लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी इसका सदस्य नहीं बन सकता। मेरे दोस्त, ये बात याद रखने की है। चलिए, 2019 में संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछ रहा है कितने सदस्य हो गए? हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आफ्टर द अमेंडमेंट इन 2019 अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन? बता देना, अच्छे से पढ़ा है दोस्तों। 9, 11, 12, 7। तो हमने पढ़ा था कि धारा 3 के हिसाब से 12 सदस्य हैं, 1+12 का स्ट्रक्चर है। 12 से में से जो 5 हैं वो नियुक्ति होते हैं, अपॉइंट होते हैं, और जो 7 हैं वो पदेन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो होते हैं। अगला प्रश्न, आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जाता है? अंडर विच सेक्शन द मेंबर ऑफ कमीशन आर रिमूव्ड? तो यह भी आसान है, धारा 5 के द्वारा। धारा 3 में गठन, धारा 4 में नियुक्ति, धारा 5 में हटाना, धारा 6 में पदावधि, ये हमने दोस्तों पढ़ा हुआ था। अगला प्रश्न, अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पद अवधि का वर्णन है? टेन्योर बताया गया है, ठीक है। 5, 6, 9, 4। तो अभी मैंने बताया कि सेक्शन 6 में बताया गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष का होगा, 3 ईयर या 70 ईयर का होगा। साथ ही साथ ये भी देखा कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट की किसी दूसरी पोस्ट पर वो नहीं जा सकते। ओके, आयोग के आदेश किसके द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं? कमीशन के जो डिसीजन है उनको ऑथेंटिकेट कौन करता है? तो ये भी हमने आई थिंक धारा 10 जो धारा 10 हमने पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि आयोग की जो बैठक है
वो अध्यक्ष बुलाता है, लेकिन आयोग के जो डिसीजन है उनको ऑथेंटिकेट कौन करता है? तो आयोग का महासचिव जनरल सेक्रेटरी, और आयोग का महासचिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी की रैंक का होता है, जबकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो डीजीपी रैंक का एटलीस्ट होता है। ये बात भी हमने डिस्कस की थी। ठीक है, आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां रखता है? द कमीशन हैज द पावर ऑफ विच कोर्ट वाइल इन्वेस्टिगेशन? तो आंसर आएगा दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट की शक्तियां रखता है सिविल प्रोसीजर 1908 के हिसाब से, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से। तो इसी के साथ दोस्तों ये अधिनियम भी हमने खत्म कर लिया। थैंक यू सो मच। यह एक्ट भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पढ़ा, उससे संबंधित धाराओं को पढ़ा, राज्य मानव अधिकार आयोग को ब्रीफ में पढ़ा, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग को पढ़ा और उसके एमसीक्यू लगा लिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अभियान आप जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर क्लास की लिंक और इसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वो सारे विषय हैं जिनको मैं अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर को शुरू करते समय मैंने इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको दिया था, तो लेक्चर की शुरुआत को एक बार देख लीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरा कोड जरूर लगाएं SG Live। साथ ही किसी स्पेशल क्लास को देखते समय भी आप मेरे कोड का इस्तेमाल करें SG Live। चलिए कुछ समय बाद आपसे फिर मिलेंगे और फिर हम राष्ट्रीय महिला आयोग को डिस्कस करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हम बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।